हेलो दोस्तों, सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम राजस्थान के भूगोल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। कल हमने ये वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण के आगे एक एक करके हम आज पढ़ने वाले हैं। ये ज्योग्राफी की क्लासेस सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे रेट के एग्जाम हो, पशु परीक्षक हो या फिर सीईटी हो या राजस्थान के जो भी एग्जाम हो, उन्हीं में यदि राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है तो वहां के लिए और राजस्थान किसी भी एग्जाम्स के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो जो भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट दे रखा है तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हमने कल क्या किया था, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में क्या किया था, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया था। क्या किया था, वर्गीकरण किया था। और इनको वर्गीकरण हमने दो भागों से बांटा। कितने भागों से, दो। और वो दो भाग कौन कौन से थे, एक तो बनाया था हमने वनस्पति के आधार पर और दूसरा बनाया था आकार के आधार पर। किसके आधार पर, आकार व उनकी आकृति, यानी किसकी आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी बन रही है, उसके आधार पर हमने क्या किया था, उनको बांटा था। उसी के अंदर बालू का स्तूपों के वर्गीकरण के अंदर आज हम पहला पढ़ेंगे बरखान बालू का स्तूप। यानी बरखान जो बालू का स्तूप है, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो कैसे बने, ये चीजें हम देखते हैं। तो जो बरखान बालू का स्तूप है वो बनते कैसे हैं, ये बनते हैं अर्धचंद्राकार। कैसे बनते हैं, जो हमारा अर्धचंद्राकार है उस आकार में क्या है, ये बरखान बालू का स्तूप बनते हैं। तो इनकी जो आकृति है, क्योंकि ये आकृति वाले पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो आकृति है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार। कैसी आकृति है इनकी, इनकी जो आकृति है बरखान बालू का स्तूप की जो आकृति है वो आकृति कैसी है, इनकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। यानी इस अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर क्या है, ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो इस आकृति के अंदर ये बालू का स्तूप बनते हैं, तो इसका मतलब सर्वाधिक नुकसानदेह अगर बालू का स्तूप पूछा जाए तो वो कौन सा है, बरखान। सर्वाधिक नुकसानदेही बालू का स्तूप, सर्वाधिक नुकसानदेह बालू का स्तूप यदि पूछा जाए तो सर्वाधिक जो नुकसानदायी बालू का स्तूप है वो कौन से बालू का स्तूप है, हमारे बरखान बालू का स्तूप। अब ये बात ये आती है कि ये वनस्पति विहीन है या रहित है, तो हमने पहले ही वर्गीकरण कर लिया कि कौन से आकृति वाले हैं, कौन से वनस्पति विहीन और वनस्पति वाले हैं। तो ये वाले कौन से हैं, ये वनस्पति विहीन है यानी वनस्पति रहित है। इनकी तो हमने आकृति के आधार पर पढ़ा था। तो यहाँ पर वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है या रहित बालू का स्तूप है। वनस्पति विहीन बालू का स्तूप, कैसा स्तूप है, वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है। कौन सा बालू का स्तूप वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है, तो वो है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा है, बरखान बालू का स्तूप कैसा है, वनस्पति विहीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वाधिक यदि अपर्दन होता है किसका, मिट्टी का, तो सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो किसका होता है, इसी का होता है। और सर्वाधिक अपर्दन होगा तो वो मिट्टी जाकर कहीं पर गिरे भी तो इसका सर्वाधिक क्या होता है, विस्तार भी होता है। तो बरखान बालू का स्तूप है, इसका क्या है, सर्वाधिक अपर्दन होता है और वह सर्वाधिक क्या होता है, विस्तार। यानी सर्वाधिक अपर्दन और विस्तार किसका होता है, बरखान बालू का स्तूप है। और ये बरखान बालू का स्तूप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि बालू का स्तूप में से क्वेश्चन आता है तो बरखान, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इन तीन बालू का स्तूपों में से 99% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये पूछा जाता है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या निहित कर लिया, हमने कर दिया कि सर्वाधिक नुकसानदेह बालू का यदि स्तूप है तो वो कौन सा है, बालू का स्तूप है। इसकी यदि आकृति की बात करें तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है और सर्वाधिक अपर्दन और विस्तार भी किसमें होता है, इसी बरखान बालू का स्तूप में होता है। अब बात करते हैं कि जो ये बालू का स्तूप के बारे में देख लिया कैसा होता है और क्या क्या इससे नुकसान और फायदे हैं, हमने ये चीजें देख ली। अब देखते हैं कि जो ये बरखान बालू का स्तूप है इसका तो विस्तार कहाँ पर होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इनके एग्जाम्पल आते हैं कि बरखान बालू का स्तूप का विस्तार कहाँ पर है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तो इसका जो विस्तार है वो आ जाएगा भालेरी चूरू। भालेरी कहाँ पड़ता है, चूरू। मंडावा
कहाँ पड़ता जाएगा ये झुंझुनू, कहाँ पड़ेगा मंडावा झुंझुनू। तो कहाँ का होगा भालेरी चूरू के अंदर, मंडावा झुंझुनू के अंदर। और कहाँ पर होगा, और होगा ये फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकर के अंदर। कहाँ है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकर के अंदर है। इसके अलावा ये कहाँ है, ये एक है लूणकर व देशनोक। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, करणी माता का मंदिर है बीकानेर में, इसी देशनोक बीकानेर के अंदर। तो ये बीकानेर के अंदर। तो ये हो गए भालेरी चूरू, मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, लूणकर व देशनोक बीकानेर के अंदर। ये क्या है, इनके विस्तार हो जाते हैं। इसके अलावा भी और क्या क्षेत्र है, जी बिल्कुल, इसके अलावा भी आ जाता है एक क्षेत्र, आ जाता है जायल नागौर। जायल कहाँ पड़ता है, जायल नागौर पड़ता है। इसके अलावा डीडवाना कुचामन हो गया, और कौन सा हो गया, और हो गया हमारा ओसिया जोधपुर। तो कौन कौन से हो गए, ओसिया जोधपुर, जायल नागौर और डीडवाना कुचामन। यहाँ पर भी क्या होते हैं, इस बरखान बालुका स्तूप के विस्तार पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर हो गया, एक तो हो जाएगा जायल नागौर के अंदर, जायल नागौर के अंदर। और कौन सा आ जाएगा, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में भी ये क्या है, इसके देखे जाते हैं, किसके बरखान बालुका स्तूप देखा जाता है। और कहाँ पर, ओसिया जोधपुर। कहाँ है, ओसिया जोधपुर। तो ये क्षेत्र है जहां पर क्या है, इन बालुका स्तूपों का विस्तार है। ये बालुका स्तूपों का विस्तार होता है। तो इन बालुका स्तूपों का वर्गीकरण के आधार पर आकृति पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट, हमने वर्गीकरण इसीलिए इम्पोर्टेंट किया और इसीलिए अलग किया क्योंकि वनस्पति विहीन और वनस्पति रहित क्षेत्र कौन से हैं, यानी कहाँ पर वनस्पति है, कहाँ पर वनस्पति नहीं है, ये क्षेत्र हमने पढ़े हैं। तो बरखान बालुका स्तूप की आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है। सर्वाधिक नुकसानदेही बालुका स्तूप पूछे तो बरखान बालुका स्तूप करना है। वनस्पति विहीन बालुका स्तूप पूछे तो भी बरखान करना है। और सर्वाधिक अपर्दन और सर्वाधिक जो विस्तार होता है, यदि अर्जा में आता है तो उसका भी यहाँ पे बालुका स्तूप करना है। इसके बाद आता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो इसका विस्तार भालेरी चूरू के अंदर है। और कहाँ है, मंडावा झुंझुनू है, फतेहपुर सीकर है, लूणकर देशनोक बीकानेर के अंदर है, और है जायल नागौर, डीडवाना कुचामन और ओसिया जोधपुर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बरखान जो बालुका स्तूप है, इनका विस्तार पाया गया है। ये हमने बालुका स्तूप देख लिया। अब यहाँ पर हमें एक चीज और स्टार्ट कर रहे थे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो क्या है, हवा की कैसे बनती है, समांतर बनती है। और अनुप्रस्थ कैसे, जो हवा के ऐसे 90 डिग्री कोण बनाती है, यानी जो अरावली के पश्चिम की तरफ जो पहाड़ियां हैं, अरावली के पश्चिम की तरफ जो यहाँ पर बालुका स्तूप का निर्माण करते हैं, वो अनुप्रस्थ होंगे। तो अनुप्रस्थ, प्रस्थ यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा, धैर्य यानी समान होंगे। इन दोनों को एक ही स्लाइड पर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो ये क्लास तो देखिएगा, इससे पिछली जो वर्गीकरण है वो क्लास भी आप जरूर देखिएगा। और जो आने वाली क्लासें हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वो क्लासें जरूर देखिएगा। ये चीजें यहीं पर होती है कंप्लीट। साथ ही आप ध्यान रखिए कि अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, क्योंकि यदि आप निरंतरता रखेंगे वही आपको एक सक्सेस के ऊपर ले जाएगी। क्योंकि कोई भी रास्ता होता है, यदि हम उस पर 1 या 2 बार जाते हैं तो हमें वो रास्ता याद नहीं रहता, लेकिन हम उस पर कंटिन्यू चलते रहते हैं। उसके बाद यदि हम उस रास्ते पर नींद के टाइम भी चलते रहेंगे, तो नींद के टाइम भी यदि हम चलते रहेंगे, तो नींद के टाइम भी हम उस रास्ते से, जिस रास्ते पर डेली की हम जहाँ चलते हैं, जहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कोई भी पढ़ाई करे उसके अंदर रिपीटेशन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हमें पढ़नी है, बार बार हमें रिपीट लेके आना है, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। ये चीजें यहीं पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।